हेलो एवरीवन, दिस इज़ पूजा। वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि हम लोगों ने कल क्लास किया था नीट जेआरएफ के पेपर 2 यूनिट 7 का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का। ठीक है, कल हम लोगों ने ओवरव्यू देखा था फाइनेंशियल सिस्टम, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का और बैंकिंग सिस्टम का, इंडियन बैंकिंग सिस्टम का। और हम लोगों ने कल क्या पढ़ा था, आरबीआई के बारे में, मीन्स आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि ये कैसे कार्य करता है, इसके अंतर्गत बैंक कौन कौन से बैंक आते हैं और ये इसका क्या फंक्शंस होते हैं। जैसे कि ये है फंक्शंस, जिसके बारे में कल हम लोगों ने डिस्क्राइब किया था, विस्तार से पढ़ा था। ठीक है, तो आज हम इसके आगे पढ़ेंगे। ठीक है, आरबीआई के बारे में तो हम लोगों ने पढ़ लिया, लेकिन अब जो हम लोगों ने ओवरव्यू देखा था यहाँ बैंक का, इंडियन बैंकिंग सिस्टम का। ठीक है, इसके अंतर्गत कितने बैंक आते हैं? 3 बैंक आते हैं, कॉमर्शियल बैंक, रीजनल रूरल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, और इसके नीचे और भी बहुत सारे सबके टाइप्स अलग अलग है। ठीक है, तो इन सब के बारे में हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, कि कॉमर्शियल बैंक किसको कहते हैं, इसके अंतर्गत कौन कौन से बैंक आते हैं, इसके क्या काम होते हैं, इसका डेफिनेशन पूरा आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। कल आरबीआई तक हमारा कंप्लीट हो गया, जो हमारे सिलेबस में दिया हुआ है नीट के यूनिट 7 पेपर 2 में। ठीक है, तो ठीक है, ये भी इंक्लूडेड है। टाइप ऑफ बैंक्स पूछा गया है उसमें कि बैंक कितने तरह के होते हैं और उनके क्या क्या काम है, तो इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, कॉमर्शियल बैंक। ठीक है, कॉमर्शियल बैंक, देखिए कॉमर्शियल बैंक किसको कहते हैं। कॉमर्शियल बैंक वैसे बैंक होते हैं जो आम जनता से डिपॉजिट के रूप में पैसे लेती है तथा क्रेडिट या लोन के रूप में पब्लिक को पैसे देती है। यह सरल शब्दों में कह सकते हैं, आम जनता से जो बैंक लेन देन करती है पैसे का, वह कॉमर्शियल बैंक कहलाती है। मतलब हम इजीली शब्दों में कह सकते हैं कि कॉमर्शियल बैंक किसको कहते हैं। जैसे कि हम आम जनता है, ठीक है, बैंक में हम लोगों ने खाता खुलवाया है और हम अपने सेविंग्स उसमें रखते हैं। ठीक है, सेविंग्स हम लोग क्या रखते हैं, जो हमारे पास एक्स्ट्रा बचता है, हर मंथ मेरा जो इनकम होता है उसमें से जो हमारे एक्स्ट्रा बचते थे हम उसको क्या करते हैं, सेव करते हैं इन फ्यूचर के लिए। ठीक है, इन फ्यूचर के लिए हम लोग सेव तो करते हैं, लेकिन अगर अभी हमें अगर ज़रूरत पड़ जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, फिर उसी जो पैसा हम लोग सेव किए हैं उसी में से निकालते हैं और उसी का यूज़ करते हैं। तो जो बैंक में हम लोग पैसा डालते हैं, निकालते हैं, या बैंक से हम जो लोन के रूप में अगर एक्स्ट्रा पैसा की ज़रूरत हमें होती है तो बैंक से हम लोन के रूप में भी जो पैसा लेते हैं, वो सब कॉमर्शियल बैंक के अंतर्गत काम आ जाते हैं और इसे ही कॉमर्शियल बैंक कहते हैं। यही प्रक्रिया को, लेन देन करना, बैंक से पैसे निकालना, डालना, लोन के रूप में लेना, तो उसे ही कॉमर्शियल बैंक कहते हैं। अब यहाँ कॉमर्शियल बैंक के 2 टाइप भी थे। ठीक है, 2 तरह के होते हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक हो गया एक, और दूसरा क्या हो गया आपका, प्राइवेट सेक्टर बैंक। ठीक है, अब दोनों के बारे में हम पढ़ेंगे। ये दोनों किसके टाइप से, कॉमर्शियल बैंक के हैं। तो ठीक है, पब्लिक सेक्टर बैंक। पब्लिक सेक्टर बैंक पता है क्या होता है? पब्लिक सेक्टर बैंक वे बैंक होते हैं जिसमें 50% शेयर्स, ये जो 50% शेयर्स होता है उस पब्लिक सेक्टर बैंक में, उसमें गवर्नमेंट का होता है, और बाकी जो बचा 50% शेयर वो किसका होता है, पब्लिक का होता है। इसलिए इसे पब्लिक सेक्टर बैंक कहा जाता है, क्योंकि इसमें 50% शेयर तो गवर्नमेंट का होता है, लेकिन 50% जो होता है वो किसका होता है, पब्लिक का होता है। जैसे कि हम लोग पब्लिक हो गए, हम लोग अपना पैसा वैसा उसमें डालते हैं, तो उसमें 50% शेयर किसका होता है, हमारा होता है, और 50% शेयर क्या होता है, गवर्नमेंट का होता है। इसलिए इसे पब्लिक सेक्टर बैंक कहते हैं। ठीक है, और पब्लिक सेक्टर बैंक के रूप में सबसे पहले कौन सा बैंक लॉन्च किया गया था, तो आप पढ़ सकते हैं, इसमें एसबीआई को लॉन्च किया गया था 1955 में, जो पहले इम्पेरियल बैंक ऑफ इंडिया था, तो इसे रिप्लेस कर दिया गया था एसबीआई में, और इसके साथ इसके कई सारे ब्रांचेस भी ओपन किए गए थे। मतलब इसमें मतलब आपका क्या है, ये पब्लिक सेक्टर बैंक, इसमें सबसे पहले कौन से बैंक को लॉन्च किया गया था, एसबीआई को। और एसबीआई पहले भी ये बैंक था लेकिन दूसरे नाम से था। कौन, इसका नाम क्या था, इम्पेरियल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, इम्पेरियल बैंक ऑफ इंडिया था, लेकिन इसके नाम को चेंज करके क्या कर दिया गया, एसबीआई कर दिया गया, और इसे प्राइवेट पब्लिक सेक्टर बैंक में क्या गया, लॉन्च किया गया। और इसके बहुत सारे ब्रांचेस भी होते हैं, मतलब अलग अलग, एक बैंक हो गया उसका अलग अलग ब्रांचेस बनता है ना, तो वैसे ही इसके ब्रांचेस भी बहुत सारे खोले गए। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं हम। वैसे तो
14 कॉमर्शियल बैंक थे, उनको जुलाई 1969 में नेशनलाइज्ड कर दिया गया था। नेशनलाइज्ड का तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं आरबीआई में कि नेशनलाइज्ड का मतलब क्या होता है, सरकार के हाथों में सौंप देना। ठीक है, तो जो 14 कॉमर्शियल बैंक थे उनको जुलाई 1969 में क्या कर दिया गया, नेशनलाइज्ड कर दिया गया, मतलब सरकार के हाथों में सौंप दिया गया। कितने बैंकों को, 14 कॉमर्शियल बैंक को। ठीक है, अब 14 कॉमर्शियल बैंक को किया गया, लेकिन इसके बाद भी और कुछ बैंकों को किया गया, और कब किया गया वो अब हम पढ़ेंगे। फिर 15 अप्रैल 1980 में 6 बैंक्स नेशनलाइज्ड किए गए थे। मतलब पहले तो 14 किए गए, लेकिन उसके बाद फिर 6 और बैंक को नेशनलाइज्ड किया गया। ये भी कॉमर्शियल बैंक ही थे और इनको नेशनलाइज्ड कर दिया गया, मतलब भारत के, इंडिया के हाथ में, मतलब गवर्नमेंट के हाथ में सौंप दिया गया। गवर्नमेंट के हाथ में सौंप दिया गया, इंडिया के हाथों में नहीं, गवर्नमेंट के हाथों में सौंप दिया गया। ये 6 बैंक और थे। कब किया गया था, 15 अप्रैल 1980 में किया गया था। वैसे ये दोनों को कुल मिला कितना बैंक हो गया जो नेशनलाइज किया गया कॉमर्शियल बैंक, 20 हो गया, लेकिन ये बाद में 19 हो गया। और 19 कैसे हुआ हम पढ़ेंगे अब आगे। पहले 20 बैंक को नेशनलाइज्ड किए गए थे। ठीक है, जिसमें 2 बैंक बाद में मर्ज कर दिए गए थे। न्यू बैंक ऑफ इंडिया को पंजाब नेशनल बैंक में मर्ज कर दिया गया। तो इसके बाद 19 कॉमर्शियल बैंक नेशनलाइज्ड बच गए। मतलब 20 कॉमर्शियल बैंक नेशनलाइज्ड तो था ही, लेकिन उसमें से जो 2 बैंक था उसको एक कर दिया गया। जैसे कि 2 बैंक हुआ आपका, न्यू बैंक ऑफ इंडिया को किस में बदल दिया गया, पंजाब नेशनल बैंक में मर्ज कर दिया गया। मर्ज करना मतलब जोड़ देना। मतलब न्यू बैंक ऑफ इंडिया क्या है, उसकी हालत ऐसी हो गई थी कि वो बंद होने की कगार पे आ गया था, तो इसको अब पंजाब नेशनल बैंक ने अपने हाथों में ले लिया। ठीक है, कि मैं अब इसका संचालन करूँगा। ठीक है, तो इस तरह वो दोनों मर्ज होकर एक बैंक बन गए। तो इससे क्या हो गया, 20 कॉमर्शियल बैंक थे, अब वो 20 एक घट के कितना हो गया, 19 कॉमर्शियल बैंक बच जाता है। ठीक है, अब दूसरा टाइप पढ़ेंगे हम कॉमर्शियल बैंक का, क्या है, प्राइवेट बैंक्स। ठीक है, पब्लिक सेक्टर बैंक तो हम लोगों ने पढ़ लिया, यहाँ होगा प्राइवेट सेक्टर बैंक। हमें लिखना भूल गई हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, प्राइवेट सेक्टर बैंक हो जाएगा। अब ये वे बैंक होते हैं जिसमें 50% शेयर प्राइवेट होते हैं। मतलब 50% शेयर जो है इंडिविजुअली के अधीन होते हैं। ठीक है, इसलिए इसे प्राइवेट बैंक कहते हैं। इंडिविजुअली मतलब बहुत सारे शेयर, मतलब प्राइवेट के रूप में बहुत कोई लगाता है ना बैंक में, तो जो 50% शेयर होता है इसमें प्राइवेट सेक्टर बैंक में, वो इंडिविजुअली मतलब अलग अलग लोगों के होते हैं, सरकार के नहीं होते, इसलिए इसे प्राइवेट सेक्टर बैंक कहा जाता है। ठीक है, और प्राइवेट सेक्टर बैंक के भी प्रकार होते हैं। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर बैंक के भी प्रकार होते हैं, जिसका हम आगे वर्णन करेंगे। प्राइवेट सेक्टर बैंक का पहला प्रकार क्या होता है, इंडियन बैंक्स, मतलब भारतीय बैंक्स। ठीक है, इंडियन बैंक्स ये वैसे बैंक होते हैं जिनका रजिस्ट्रार इंडिया में ही होता है तथा इनके हेड ऑफिस भी इंडिया में ही स्थित होते हैं तथा इनका संपूर्ण संचालन इंडिया में ही होते हैं, इसलिए इसे इंडियन बैंक कहते हैं। मतलब इसका मतलब क्या होता है, इंडियन बैंक हम लोग किसे कहते हैं, भारतीय बैंक। मतलब जो भारत में ही स्थिर रहता है, जिसका रजिस्टर भी भारत में ही हुआ होता है, जिसका संचालन भी भारत में ही होता है, जिसके सारे कार्य जितने भी ऑर्डर्स होते हैं ये सब भारत से ही होते हैं, और सभी कार्य लेन देन होना या फिर उसका ऑफिस, हेड ऑफिस सब कहाँ होता है, भारत में होता है, इसलिए इसे इंडियन बैंक कहते हैं। अब इंडियन बैंक के भी अंदर 2 तरह के बैंक आ जाते हैं, एक शेड्यूल बैंक्स हो जाते हैं और दूसरा नॉन शेड्यूल बैंक आते हैं। ये नॉन शेड्यूल है और ये शेड्यूल बैंक है। ठीक है, तो शेड्यूल बैंक क्या होता है और नॉन शेड्यूल बैंक क्या होता है, हम इसके बारे में जान लेते हैं। यह इंडियन बैंक का एक प्रकार है जिसमें शेड्यूल बैंक उस बैंक को कहते हैं जो आरबीआई के सेकंड शेड्यूल में रजिस्टर होते हैं। सेकंड शेड्यूल में रजिस्टर होते हैं और उसका पेड अप कैपिटल 5 लाख और इससे ज़्यादा हो सकते हैं, जिसे शेड्यूल बैंक कहते हैं। मतलब शेड्यूल बैंक क्या हो गया, आरबीआई के बारे में तो हम लोग पढ़े, आरबीआई में बहुत रूल्स रेगुलेशन होते हैं, किसके लिए होते हैं, बैंकों के लिए होते हैं। तो ये शेड्यूल बैंक कब कहलाता है, जब वो
आरबीआई के सेकंड शेड्यूल में रजिस्टर होते हैं। मतलब अगर वे आरबीआई के सेकंड शेड्यूल में रजिस्टर है और इसका पेड अप कैपिटल 5 लाख है, 5 लाख है या 5 लाख से ज़्यादा है, तब हम उसे कहेंगे क्या, शेड्यूल बैंक कहेंगे। ठीक है। अब दूसरा आ गया नॉन शेड्यूल। इसके अपोजिट होता है, समझ जाइए आप कि नॉन शेड्यूल बैंक क्या होता है। नॉन शेड्यूल बैंक आपका क्या हो गया, वे बैंक हो गया जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सेकंड शेड्यूल में रजिस्टर्ड नहीं होते। मतलब जो सेकंड जो रिजर्व बैंक आरबीआई के सेकंड शेड्यूल में रजिस्टर नहीं होते और साथ ही उसका पेड अप कैपिटल 5 लाख से क्या होता है, कम होता है, इसलिए उसे नॉन शेड्यूल बैंक कहते हैं। ठीक है। ये हमारा इंडियन बैंक्स के टाइप्स थे, शेड्यूल बैंक, नॉन शेड्यूल बैंक। ठीक है। अब इंडियन बैंक तो हमारा प्राइवेट सेक्टर का टाइप था। अब दूसरा उसका टाइप क्या है, फॉरेन बैंक। फॉरेन बैंक मतलब विदेशी बैंक। ठीक है। फॉरेन बैंक मतलब विदेशी बैंक होता है। ये वैसे बैंक होते हैं जिनका रजिस्टर विदेशों में होता है तथा जिनका हेड ऑफिस भी विदेश में ही होता है, लेकिन उसका संचालन दूसरे देश में किया जाता है, भले ही उस पर संपूर्ण नियंत्रण विदेश में स्थित हेड ऑफिस के द्वारा किया जाता है। इसे ही फॉरेन बैंक कहते हैं। मतलब फॉरेन बैंक जाहिर सी बात है भारतीय बैंक के बिल्कुल अपोजिट होता है। फॉरेन बैंक क्या होता है, एक विदेशी बैंक होता है। और ये विदेशी बैंक कैसे होता है, क्योंकि इसका रजिस्टर विदेश में हुआ रहता है और इसका हेड ऑफिस भी विदेश में ही रहता है, भले ही इसका संचालन दूसरे किसी भी बैंक में होता होगा, लेकिन इसके ऊपर पूरा संपूर्ण नियंत्रण कहाँ रहता है, कहाँ से होता है, विदेशों से होता है, क्योंकि इसका रजिस्ट्रार ऑफिस कहाँ है, विदेश में है, हेड ऑफिस विदेश में है। वहाँ से जैसा जैसा इन्हें इंस्ट्रक्शन मिलता है, बोला जाता है, वैसे वैसे ये सब कार्य करते हैं। इसे विदेशी बैंक कहते हैं, मतलब फॉरेन बैंक कहते हैं। ठीक है। अब आगे हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ अ कॉमर्शियल बैंक। कॉमर्शियल बैंक के क्या पढ़ेंगे, फंक्शंस, कॉमर्शियल बैंक के कार्य, जिसमें पहला आ जाएगा प्रिंसिपल प्राइमरी फंडामेंटल फंक्शंस। प्रिंसिपल प्राइमरी फंडामेंटल फंक्शंस ये कॉमर्शियल बैंक का पहला कार्य है। ठीक है। कॉमर्शियल बैंक के मेन कार्य निम्न होते हैं। ये मेन कार्यों में से एक है कॉमर्शियल बैंक के। ठीक है। तो ये प्रिंसिपल प्राइमरी फंडामेंटल फंक्शंस में निम्न बहुत सारे कार्य आ जाते हैं। ठीक है। ये इसके अंदर बहुत सारे कार्य आते हैं, जिसमें से पहला है रिसीविंग डिपॉजिट। क्या है, रिसीविंग डिपॉजिट। इसका मतलब यह होता है आम जनता से डिपॉजिट। यह होता है कि आम जनता से डिपॉजिट के रूप में पैसे लेते हैं तथा उनके डिपॉजिट किए जाने वाले उस व्यक्ति के पैसों पर कुछ इंटरेस्ट दिया जाता है तथा जो पैसे बैंकर द्वारा रिसीव किया जाता है उसे लैंडेड फंड्स अन्य व्यक्ति को लोन के रूप में अधिक इंटरेस्ट पर देते हैं। इस प्रकार जो डिपॉजिट को उनके पैसे पर इंटरेस्ट दिया जाता है तथा लोन लेने वाले व्यक्ति से जो इंटरेस्ट अंतर लिया जाता है, इन दोनों के बीच के अंतर में पैसे बचते हैं, बैंक का इनकम होता है। मतलब यहाँ आपका रिसीविंग डिपॉजिट का मतलब क्या होता है, सीधा बात ये है कि जैसे कि हम लोग जो हैं एक बैंक में खाता खुलाते हैं, उसमें पैसा डालते हैं। ठीक है। अगर हम उसमें सेविंग करते हैं तो हमें कितना इंटरेस्ट मिलता है, ज़्यादा ज़्यादा 1% इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है। लेकिन हम जो पैसा सेविंग करते हैं, बैंक वो क्या करता है, पैसों का कुछ तो करता होगा, क्योंकि उन्हें भी तो इनकम चाहिए। अगर वो बैंक खोले हैं तो उन्हें भी तो आय होनी चाहिए ना। तो इसके लिए वो लोग क्या करते हैं, हमारे जो पैसे हम जो सेविंग करते हैं बैंक्स में, हमें तो इंटरेस्ट सिर्फ 1% मिलता है, लेकिन हमारे वही पैसे का यूज़ करके बैंकर्स, जो बैंक के कार्य होते हैं, बैंक कर्मचारी, ये सब उन पैसों का यूज़ कैसे करते हैं, मतलब हमारे जो सेविंग के पैसे हैं उसी पैसों को ये लोग सर्कुलेट करते रहते हैं। मतलब जैसे कि दूसरे व्यक्ति, जैसे कोई है, उन्हें लोन की ज़रूरत है, किसी तरह की भी एजुकेशनल लोन या फिर हाउस लोन, ये सब
ज़रूरत है अगर उसे तो वो बैंक से लेगा, ठीक है। तो वो पैसा कहाँ से बैंक देता है? अपने घर से तो नहीं देता होगा, तो वो तो हमारे ही पैसे ना देते होंगे, क्योंकि हम तो बैंक पे सेविंग कर रहे हैं और हमें क्या पता वो पैसों का क्या काम हो रहा है। तो वो पैसे का यही काम होता है कि हमारे जो पैसे हैं ये लोग जिन्हें लोन के रूप में पैसे की ज़रूरत पड़ती है उन्हें देते हैं। कितने इंटरेस्ट पे देते हैं पता है आपको? जैसे हम लोग तो अगर सेविंग करते तो हमें 1% मिलता है, लेकिन अगर वही पैसे ये बैंक किसी को लोन के रूप में देते तो 4%, 5%, 6% ऐसे देते हैं, ठीक है। मान लीजिए 5% पे देता है बैंक लोन के रूप में, ठीक है, और उसमें से हम जो सेविंग करें हमें 1% मिल रहा है, ठीक है। तो 1% हमारा पैसा काट के उसमें कितना बचा? 4% बचा। तो वही जो 4% इन दोनों हम जो पैसा सेविंग करते हैं उस इंटरेस्ट और जिसे लोन दिया जा रहा है उसके इंटरेस्ट के बीच का जो अंतर होता है उसे ही रिसीविंग डिपॉजिट्स कहते हैं, ठीक है। उसे ही रिसीविंग डिपॉजिट्स कहते हैं। वही जो 4% पैसा बचा वही क्या हो जाता है? बैंक का इनकम हो जाता है। लैंड करना मतलब फंड लोन के रूप में सर्कुलेट करती रहती है। मतलब वही यहाँ हम लोगों ने क्या कहा, लैंड ऑफ फंड्स, मतलब लैंड ऑफ फंड्स जो हमारे पैसे हैं उसको क्या किया जाता है? सर्कुलेट बैंक करते रहता है, घुमाते रहता है। मतलब इससे देता फिर उसे देता, लोन के रूप में हमसे लेता फिर वो दूसरों को देता, फिर उनसे लेकर हमें इंटरेस्ट के रूप में देता है, और फिर खुद भी उसे एक्स्ट्रा जो इंटरेस्ट होता है वो खुद अपने इनकम के लिए रखता है। तो यही कार्य करता है, उसे ही रिसीविंग डिपॉजिट्स कहते हैं, ठीक है। अब आगे हम पढ़ेंगे दूसरा कार्य है कॉमर्शियल बैंक का, इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स इन सिक्योरिटीज़। इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स मतलब फंड्स का इन्वेस्टमेंट किया जाता है किस रूप में? सिक्योरिटीज़ के रूप में। और कैसे किया जाता है आगे हम पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत कॉमर्शियल बैंक को अपने फंड में से कुछ भाग, ठीक है, अपने फंड में से कुछ भाग गवर्नमेंट सिक्योरिटी और इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी पर इन्वेस्ट करना अनिवार्य होता। मतलब जैसे कि जो वो इंटरेस्ट का फ़ायदा हो रहा बैंक का तो वो खुद तो ले नहीं सकता, क्योंकि वो तो गवर्नमेंट के हाथों में बैंक है, तो वो तो उसे भी तो आपको देनी पड़ेगी ना पैसा। ऐसे ही तो आप कार्य नहीं कर रहे हैं, वो आप पे कड़ी ध्यान रख रहा है, तो आप तो पैसा खुद ही सिर्फ नहीं ले सकते हैं। तो वही होता है, जो एक्स्ट्रा पैसा होते हैं तो बैंक क्या करते हैं, उनमें से इन्हें ये ज़रूरी रहता है कि कॉमर्शियल बैंक को अपने फ़ंड में से जितना भी फ़ंड अगर उन्हें हो रहा है आम जनता से, उसमें से उसे गवर्नमेंट सिक्योरिटी और इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी पर इन्वेस्ट करना अनिवार्य है। इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा, ठीक है। ये नहीं कि वो नहीं कर सकता, उसे करना पड़ेगा, ये रूल्स है, ठीक है। इस कार्य में हम यही पढ़ते हैं। अब तीसरा कार्य है कॉमर्शियल बैंक का प्रमोटिंग चेक सिस्टम। इसके अंतर्गत कॉमर्शियल बैंक के वे कार्य आते हैं जिनमें ग्राहकों के लिए चेक सिस्टम उपलब्ध कराई जाती हैं, ठीक है। ये प्रमोटिंग चेक सिस्टम, सीधा आपको पता चला प्रमोटिंग चेक सिस्टम का मतलब क्या होता है। चेक प्रमोट करना, प्रोवाइड करवाना, किसके लिए प्रोवाइड करना? जो बैंक में खाता खोलवा है उन ग्राहकों के लिए चेक प्रोवाइड करवाना, ठीक है। इस कार्य में यही किया जाता है कि ग्राहकों के लिए क्या, जो बैंक के रूल का पालन करते हैं, अच्छे से मतलब पैसे का लेन देन करते हैं, उनका मतलब वो बैंक में अच्छे एक ग्राहक है, ठीक है, उनके लिए ये सब चेक प्रोवाइड किए। ना कि हर कोई चेक ले लेगा, ऐसा कुछ नहीं। जैसे कोई एक दिन पैसा भरता है, एक दिन निकालता है और फिर 6 महीने बाद आता है, तो वैसे लोगों को कोई भी बैंक चेक प्रोवाइड नहीं करता है। जिनके अच्छे जो क्या डिसिप्लिन से अपना पैसा लेन देन करते हैं, रेगुलरली का जिन्हें ज़रूरत रहता है, या फिर ज़्यादा पैसों का जो लेन देन करते हैं, उनके लिए चेक स्पेशली प्रोवाइड करवाया जाता है बैंक के द्वारा, ठीक है। अब आगे, वो तो पहला कार्य था, ठीक है। ये पहला फंक्शन था प्रिंसिपल, प्राइमरी, फंडामेंटल फंक्शंस, ठीक है। इसके अंतर्गत ये आए हमारे कितने, 1 2 3 आगे, ठीक है। अब ये दूसरा कार्य है कॉमर्शियल बैंक का, ठीक है। दूसरा कार्य क्या हो जाएगा? सब्सिडरी, सेकेंडरी, सप्लीमेंट्री फंक्शंस। क्या हो जाएगा? सब्सिडरी, सेकेंडरी, सप्लीमेंट्री फंक्शंस। ये दूसरा फंक्शन है, दूसरा कार्य है, किसका है? कॉमर्शियल बैंक का है, ठीक है।
ये सभी सेकेंडरी कार्य है जिसके अंतर्गत दो प्रकार के कार्य आते हैं, मतलब इसके अंतर्गत भी दो प्रकार के कार्य आते हैं जिसे हम आगे पढ़ेंगे। और ये सेकेंडरी है, वो प्राइमरी था जिसका कार्य पहले होता था, ये सेकेंडरी है क्योंकि ये प्राइमरी के बाद इसका कार्य स्टार्ट होता है। ठीक है, तो प्राइमरी तो खत्म हो गया, अभी सेकेंडरी का पढ़े। सेकेंडरी में पहला टाइप क्या आता है, एजेंसी सर्विसेज। एजेंसी सर्विसेज पढ़ेंगे। कॉमर्शियल बैंक एक एजेंट के रूप में कार्य करता है। ठीक है, कॉमर्शियल बैंक एक कार्य एजेंट के रूप में भी करता है, मतलब कॉमर्शियल बैंक जो है वो एक कार्य एजेंट के रूप में भी करता है, जिसमें एक एजेंसी इंडिविजुअली और ऑर्गेनाइजेशन के आधार पर अगर किसी इंटरेस्ट या चेक रिसीव करना है तो यह वे सभी कार्य करते हैं। ठीक है, इस आगे पढ़ते फिर। तथा यदि कोई ग्राहक के पास समय नहीं है किसी कार्य को करने के लिए, जैसे कलेक्ट, रेंट, चेक, इंटरेस्ट और डिविडेंड, पे रेंट बिल एटसेट्रा एटसेट्रा, तो ये सभी कार्य वह एजेंसी कर देता है, पर वह इस चेक के रूप में कस्टमर से कुछ ना कुछ लेता है। कुछ ना कुछ क्या लेता है, कमीशन ही लेगा। मतलब ये एजेंसी सर्विसेज, मतलब एक बैंक जो है, कॉमर्शियल बैंक जो है, वो ग्राहकों के लिए एजेंसी सर्विसेज भी प्रोवाइड कराता है। कैसे करवाता है, जैसे कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बहुत बिजी रहते हैं अपने कामों में। ठीक है, तो उनके पास टाइम नहीं रहता है बिल पे करने का, चेक, इंटरेस्ट, ये सब वगैरह वगैरह बैंक में पे करने का, या फिर कहीं भी बिल पे करने का, रेंट बिल ये सब हो गया। उसे अगर पे करने का टाइम नहीं रहता है तो वो बैंक से कहता है, तो बैंक क्या करता है, उस ग्राहक के लिए एक एजेंट प्रोवाइड करवाता है, जो एजेंट उसके सारे काम कर देता है, जैसे बिल पे करना, डिविडेंड, रेंट, इंटरेस्ट कलेक्ट, कहीं से रेंट कलेक्ट करना है तो रेंट कलेक्ट करनी, ये सभी कार्य कर देता है। ठीक है, बैंक प्रोवाइड करवाता है एक एजेंट को, किसके लिए, ग्राहकों के लिए। और किस टाइप के ग्राहक के लिए, जो जैसे कि बड़े बड़े ग्राहक होते हैं, बड़े बड़े ज़्यादा पैसों का उनका लेन देन का होता है, तो वैसे ग्राहक। लेकिन ये ऐसे ही नहीं कर देता, क्योंकि ये ऐसे बैंक कोई भी आजकल ऐसे काम कैसे कर सकता, नहीं कर सकता ना। तो ये उसके रूप में क्या लेता है, कमीशन लेता है उस ग्राहक से। वो तो उसके सारे काम करवाता है अपने एजेंट के थ्रू, लेकिन उससे कमीशन लेता है, चार्ज लेता है। ठीक है, अब दूसरा हो गया जनरल यूटिलिटी। ठीक है, यूटिलिटी, जनरल यूटिलिटी, सेकंड इसका कार्य आ जाएगा आपका। जनरल यूटिलिटी सर्विसेज, कॉमर्शियल बैंक जनरल यूटिलिटी सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है, जिसके अंतर्गत निम्न कार्य आते हैं। मतलब कॉमर्शियल बैंक के अंतर्गत सेकेंडरी जो फंक्शंस है उसके अंतर्गत ये कार्य भी एक होता है, जनरल यूटिलिटी सर्विस। मतलब एजेंसी का भी सर्विसेज देता है और जनरल यूटिलिटी का भी सर्विस। और जनरल यूटिलिटी के अंतर्गत भी दो तरह के कार्य आते हैं, दो तरह के और सर्विसेज देती है बैंक, कॉमर्शियल बैंक। तो पहला हो गया क्या है, लॉकर फैसिलिटी। ठीक है, लॉकर फैसिलिटी वैसा साधन है, ये पढ़ते हैं, जिसमें कोई ग्राहक अपने कीमत के किसी वस्तुओं को सेफली रख सकते हैं, जैसे गोल्ड होगा यहाँ। ठीक है, गोल्ड, इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आदि हो सकते हैं। मतलब लॉकर सिक्योरिटी, आपको पता ही चल रहा है कि लॉकर फैसिलिटी क्या हो जाएगा। लॉकर फैसिलिटी उस टाइप का, जैसे कि बहुत इंपॉर्टेंट किसी के डॉक्यूमेंट रहते हैं, गोल्ड हो गया, ये सब हो गया, अगर वो घर में नहीं रखना चाहता, चोरी वोरी से अगर उसे डर लग रहा है, तो वो क्या कर सकता है, बैंक उसे एक फैसिलिटी देती है, एक लॉकर देती है कि आप इसमें अपना कोई भी इम्पॉर्टेंट से इम्पॉर्टेंट वस्तु रख सकते हैं और वो पूरा सेफली रहेगा आपका। ठीक है, यहाँ से आपका वो चीज़ कहीं नहीं जाएगा, जैसे आप रखेंगे वैसे ही रहेगा। तो ये सुविधा प्रोवाइड करवाता है बैंक। ठीक है, अब आगे है इशू ट्रैवलर्स चेक। मतलब जो है बैंक, कॉमर्शियल बैंक के अंतर्गत इशू ट्रैवलर चेक भी ग्राहक के लिए ये इशू करता है। आगे हो गया, इसका मतलब यह होता है कि यदि किसी ग्राहक को कहीं जाना है और उसे बहुत पैसों की वहाँ आवश्यकता होगी, तो वह अपने साथ बहुत सारे पैसे ट्रैवलिंग के दौरान नहीं ले जाना चाहता है, तो ऐसी स्थिति के लिए ये चेक इशू किया गया है कि वह ज़्यादा से ज़्यादा पैसे अपने साथ ना ले जा कर
बस एक ट्रैवलिंग चेक लेकर जा सकता है और फिर उसे कैश करवा कर यूज़ कर सकता है, फिर उसे ज़्यादा पैसे ले जाने का डर नहीं रहेगा। मतलब क्या होता है, बहुत कोई होता है कि मतलब अगर उसे दूसरे जगह कहीं घूमने जाना है या फिर किसी काम से रिलेटेड जाता है, ज़्यादा पैसों का उसे लेन देन करना है, तो वो सोचता है कि बहुत ज़्यादा पैसा हम हाथ में लेकर कैसे जाएंगे, नहीं लेके जा सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ऐसे में क्या बैंक क्या सुविधा दिया है, इशू ट्रेवलर्स चेक्स, मतलब एक ऐसा चेक बैंक प्रोवाइड करता है उस ग्राहक के लिए कि आप ये चेक के थ्रू आप जहाँ जाएंगे आप सिर्फ ये चेक लेकर जा सकते हैं, और ये चेक के थ्रू आप पैसों का क्या कर सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं। जहाँ आपको ज़रूरत पड़ेगा आप इस चेक के थ्रू पैसे निकाल सकते हैं और अपना काम कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे हो गया आपका है इशू लेटर ऑफ क्रेडिट्स। इशू लेटर ऑफ क्रेडिट्स की भी सुविधा है, मतलब ये इशू लेटर ऑफ क्रेडिट्स, ये लेटर तब उस समय प्रोवाइड किया जाता है जब कोई व्यक्ति इंपोर्ट या एक्सपोर्ट का व्यवसाय किया जाता है। लेटर इंपोर्टर के लिए इशू किया जाता है ताकि उसके पास यह प्रूव होता है कि वह माल बाहर से मंगवाया है और यह माल उसका है और यह माल उसका, मतलब ये लेटर है इशू लेटर ऑफ क्रेडिट्स। ये किसके लिए, क्रेडिट्स के लिए यूज़ किया जाता है, मतलब क्रेडिट्स के लिए प्रोवाइड करवाया गया है। और ज़्यादातर के लेटर क्या है, इंपोर्ट के लिए यूज़ होता है, क्योंकि एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो बिज़नेस करते हैं उनके लिए बहुत सुविधाजनक होता है। ठीक है, अगर कहीं एक्सपोर्ट हमें सामान करता है और अगर वो मंगवा रहा है तो उसके प्रूफ अगर कोई मांगेगा ना कि हाँ तुम यहाँ से ये सामान मंगाए हो, मुझे प्रूफ दिखाओ, तो ये एक लेटर होता है जिसके थ्रू वो प्रूफ कर सकता है कि हाँ हम ये मेरा सामान है और ये हम यहाँ से मंगवाए हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हो गया कलेक्ट इन्फॉर्मेशन। कलेक्ट इन्फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे, मतलब कॉमर्शियल बैंक यदि कोई बिजनेस खाता ओपन है और यदि वह अन्य किसी कंपनी के बारे में यदि कुछ पता करना चाहता है तो ये बैंक उनके लिए सभी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है और उन्हें देती है। मतलब कॉमर्शियल बैंक में एक और फैसिलिटी प्रोवाइड किया गया कि कलेक्ट इन्फॉर्मेशन, मतलब आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं इसके थ्रू किसी अदर बिजनेसमैन के, कि वो क्या काम कर रहा है, कैसे काम करता है, मतलब उसकी क्या उसके बारे में जितने भी इंफॉर्मेशन है सारे आपको इस कलेक्ट इन्फॉर्मेशन के थ्रू मिल जाएंगे। ये सभी बैंक ये कॉमर्शियल बैंक के अंतर्गत आपको प्रोवाइड करवाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कलेक्शन ऑफ स्टैटिक्स। कलेक्शन ऑफ स्टैटिक्स, कॉमर्शियल बैंक एक कार्य यह भी होता है कि यह मतलब इकोनॉमिक्स, मनी, इंडस्ट्री आदि से जुड़े इंफॉर्मेशंस को समय समय पर कलेक्ट करती है और टाइम टू टाइम इसे पब्लिश भी करने का कार्य करती है। मतलब कॉमर्शियल बैंक में एक कार्य क्या होता है, ये भी होता है कि कलेक्ट ऑफ स्टैटिक्स, मतलब कलेक्ट ऑफ स्टैटिक्स मतलब इकोनॉमिक्स, अर्थव्यवस्था से जुड़े, मुद्रा से जुड़े, इंडस्ट्री से जुड़े जितने भी इंफॉर्मेशन ये टाइम टू टाइम क्या करता है, पब्लिश करते रहता है, ग्राहकों को बताते रहता है कि ऐसी ऐसी स्थिति चल रही इकोनॉमिक्स में। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका अंडर राइटिंग सिक्योरिटीज़। अंडर राइटिंग सिक्योरिटीज़ क्या होता है इसके बारे में हम आपको समझाते हैं, यहाँ पे हम लिखे नहीं है बट आपको समझाते हैं। अंडर राइटिंग सिक्योरिटीज़ क्या होता है, वे सिक्योरिटी हो जाते हैं। अंडर राइटिंग सिक्योरिटी ये होता है कि जैसे अगर कोई व्यक्ति है, ठीक है, शेयर खरीद रहा 50 मतलब 100% शेयर वो खरीद रहा, ठीक है, और उसे मतलब पहले से उसे यह टारगेट दिया गया है कि अगर तुम इतना शेयर खरीद रहे हो तो तुम्हें 70% शेयर क्या करना पड़ेगा, इतने साल में बेचना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए अगर वो नहीं बेच पाता है, तो अगर उसे 70% तो बेचना है ही, तो वो सोचता है कि हम कैसे बेचेंगे, तो एक दूसरे व्यक्ति से, जो अगर वो किसी और व्यक्ति से क्या करता है, मीटिंग करता है और वो व्यक्ति कहता है इससे कि ठीक है कि हम तुम्हारा शेयर का 50% बेच देंगे। ठीक है, बेच देंगे 50%, वो मतलब वो जो शेयर लिया है अब वो दूसरे व्यक्ति से थी करता है, ठीक है, बात करता है कि शेयर मेरा कैसे बिकेगा, तो वो बोलता है कि मतलब उसका काम ही यही रहता है, बोलता है कि ठीक है हम साल भर में 50% शेयर बेच देंगे तुम्हारा, और लेकिन हमको इसमें से आधा चाहिए इनकम। ठीक है, तो बोलता है कि ठीक है अगर तुम बेच दिए तो ठीक है, और अगर तुम नहीं बेचे
तो तुम अगर आधा बेचे मेरा शेयर्स और आधा नहीं बेचे, अगर 50% में तुम 25% बेचते हो और 25% अगर मेरा बच जाता है, तो वो 25% भी तुम्हें ही मेरा शेयर लेना पड़ेगा और तुम्हें पूरा पैसा मुझे देना पड़ेगा। इसे ही अंडरराइटिंग सिक्योरिटी कहते हैं। मतलब जो वो व्यक्ति बात किया कि हाँ हम 1 साल में तुम्हारा 50% शेयर बेच देंगे, ठीक है। अगर वो बेच देता है तो ठीक है, और अगर वो नहीं बेच पाता, अगर वो 50% से 1% भी कम बेचता है, तो जो वो 1% बचा है उसे उस व्यक्ति को खुद ही वो शेयर लेना पड़ेगा, ठीक है। इसे ही अंडरराइटिंग सिक्योरिटीज कहते हैं। नेक्स्ट है दूसरा हमारा प्रकार क्या था बैंक का, कॉमर्शियल बैंक के बाद रीजनल रूरल बैंक, आरआरबी इसका शॉर्ट नेम है और इसका फुल फॉर्म होगा रीजनल रूरल बैंक, ठीक है। इसके बारे में पढ़ेंगे। इस बैंक को 2 अक्टूबर, ठीक है, 2 अक्टूबर 1975 को बनाया गया था, लेकिन इसे पास 26 सितंबर 1975 में किया गया था और इसका एक्ट बना था 1976 में। मतलब रीजनल रूरल बैंक जो बैंक है इसका ये बनाया कब गया था, 1975 में बनाया गया था, 26 सितंबर 1975 में। वैसे ये 2 अक्टूबर 1975 में बनाया गया था, लेकिन इसे पास कब किया गया था, 26 सितंबर 1975 में। लेकिन इसका एक्ट कब पारित हुआ, 1976 में पारित हुआ, ठीक है। और उस समय 5 रीजनल रूरल बैंक बने थे, ठीक है। उस समय जब 1975 में ये पास हुआ तब कितने रीजनल रूरल बैंक बने थे, 5 बने थे। इसे बनाने का सुझाव वर्किंग ग्रुप अंडर द चेयरमैनशिप, मतलब इसे बनाने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। इसे बनाने का सुझाव किसने दिया था, वर्किंग ग्रुप अंडर द चेयरमैनशिप, वर्किंग ग्रुप अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ एम नरसिम्हा जी ने दिया था, ठीक है। इसे बनाने का, रीजनल रूरल बैंक बनाने का सुझाव दिया था एम नरसिम्हा जी ने दिया था, ठीक है। इसमें जितने भी पैड अप कैपिटल होते हैं उसमें 50% शेयर सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। मतलब रीजनल रूरल बैंक में जितने भी पैड अप कैपिटल होते हैं उसमें 50% जो शेयर किसका होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट कौन था, हमारा आरबीआई। तो 50% जो शेयर है वो किसका होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का। और जो 15% शेयर स्टेट गवर्नमेंट का, 50% तो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का हो गया और 15% शेयर किसका हो जाता है, स्टेट गवर्नमेंट का हो गया। तो ये कुल मिला के आपका कितना हो गया, 65% तो ऐसे ही चला गया। फिर बाकी बचा शेयर्स, 35 शेयर स्पॉन्सर्स बैंक का होता है, ठीक है। और बाकी वैसे तो ये 65 चला गया, बच गया 35, और 35 जो शेयर बचा वो किसका होता है, स्पॉन्सर बैंक का होता है। स्पॉन्सर बैंक मतलब जो उस बैंक को स्पॉन्सर करता है, ठीक है, उसका होता है 35% शेयर। इस प्रकार इस बैंक को केवल आरआरबी नहीं चलाता बल्कि ये तीनों मिलकर चलाते हैं। मतलब तीनों का शेयर लग गया आपका, सेंट्रल का भी लग गया, स्टेट गवर्नमेंट का भी लग गया, और जो स्पॉन्सर कर रहा उसका भी लगा। तो इस तरह से इस बैंक का संचालन सिर्फ आरआरबी नहीं करता है, ठीक है। सिर्फ रीजनल रूरल बैंक ही नहीं चलाता है इस बैंक को, मानिए तो इन तीनों का अधिकार इस बैंक पे होता है, इसलिए इसे रीजनल रूरल बैंक कहा जाता है, ठीक है। अब आगे हैं रीजनल रूरल बैंक सेक्टर, मतलब जो गांव के होते हैं उनके लिए वित्त की व्यवस्था की जाती है और अंडर द गाइडेंस ऑफ नाबार्ड, ठीक है, NABARD, इसका हम विस्तार में आगे वर्णन करेंगे। नाबार्ड का बैंक के द्वारा ये सभी व्यवस्था की जाती है। मतलब रीजनल रूरल बैंक तो हम लोग जान लिए कि ये कब हुआ था, इसमें किसके किसके शेयर लगते हैं, लेकिन इसमें क्या कार्य होते हैं, किसके लिए पैसा प्रोवाइड करवाता है और ये बैंक कहाँ होता है। तो इसमें इस बात का बताया गया है कि रीजनल रूरल बैंक सेक्टर ये किसके लिए खासकर होते हैं, गांव के लोगों के लिए, ठीक है। ये बैंक अधिकतर कहाँ खुलता होगा, गांव में खुलता होगा। ये गांव के लोगों के लिए वित्त की व्यवस्था करता है, मतलब फाइनेंशियल हेल्प करता है गाँव के लोगों के लिए। और ये किस गाइडलाइंस के अंडर करता है, नाबार्ड गाइडलाइंस के अंडर ये कार्य करता है। इसके अंतर्गत जो भी फाइनेंशियल व्यवस्थाएं होती हैं वो किसके अंतर्गत होती है, नाबार्ड के अंतर्गत होती हैं,
ठीक है, अब हम लोग रीजनल रूरल बैंक पढ़ लिए। नेक्स्ट हमारा टाइप क्या था बैंक का, कॉमर्शियल बैंक हो गया, रीजनल रूरल बैंक भी हो गया। अब नेक्स्ट हमारा था तीसरा कोऑपरेटिव बैंक्स। ठीक है, कोऑपरेटिव बैंक। तो कोऑपरेटिव बैंक 3 स्टेज पर मेनली काम करती है, जो नेम है, मतलब कोऑपरेटिव बैंक 3 स्टेज पर मेनली काम करती है, जिसका हम आगे पढ़ेंगे। पहला है प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटीज़। पहला प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटीज़ इसका स्टेज है, फर्स्ट स्टेज। यह कोऑपरेटिव बैंक का पहला लेवल है, जिसके द्वारा लॉ लेवल मतलब गांव में स्थित व्यक्तियों को लोन एवं पैसा प्रोवाइड करवाता है। मतलब प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी जो है कोऑपरेटिव बैंक का, ये क्या करता है, इसका कार्य होता है, यह तो पहला लेवल है कोऑपरेटिव बैंक का, और ये गांव में स्थित व्यक्तियों को लोन एवं पैसा प्रोवाइड करता है। मतलब ये गांव में जो व्यक्ति स्थित होते हैं, वो कृषि हो गए वगैरह वगैरह, उन्हें अगर पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो ये प्रोवाइड करवाते हैं, उनकी हेल्प करता है, कैसे, लोन के रूप में देता है। ठीक है, अब दूसरा आ गया सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स। ठीक है, ये तो प्राइमरी था, अब दूसरा आ गया लेवल इसका सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक। सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक ये कोऑपरेटिव बैंक का दूसरा क्या है, लेवल है, जो प्राइमरी और स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के बीच में लिंक क्रिएट करता है। मतलब जैसे कि पहला लेवल तो हम लोग प्राइमरी पढ़े, दूसरा क्या है सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, और तीसरा जो है स्टेट कोऑपरेटिव। ये जो सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक है, ये कैसे कार्य करता है, लिंक क्रिएट करता है, किसके बीच में क्रिएट करता है, प्राइमरी, ये जो प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटीज़ बैंक है, इस प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटीज़ लेवल जो है कोऑपरेटिव बैंक का, और फिर ये जो तीसरा लेवल है स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, इन दोनों के बीच में क्या करता है, लिंक क्रेडिट करता है। कौन क्रेडिट करता है, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक। ठीक है, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक इन फर्स्ट लेवल और थर्ड लेवल के बीच में क्या करता है, लिंक क्रिएट करता है। ये बैंक स्टेट कोऑपरेटिव बैंक से वित्त लेता है और प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक को दे देता है, और प्राइमरी बैंक लोगों को देता है। इस प्रकार इन तीनों के बीच ऐसे ही कार्य होता रहता है। मतलब ये कार्य कैसे करता है सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, तो सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक जो है क्या करता है, ये तीसरे स्टेट कोऑपरेटिव बैंक से तो पैसा लेता है, लेकिन ये फिर किसको दे देता है, ये जो सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक है किसको पैसा दे देता है, प्राइमरी ऑपरेटिव बैंक को पैसा देता है, और प्राइमरी ऑपरेटिव बैंक जो है आम जनता को प्रोवाइड करता है, मतलब गांव के लोगों को वो पैसा प्रोवाइड करवाता है। इस तरह ये फर्स्ट लेवल और थर्ड लेवल के बीच में क्या करता है, लिंक क्रिएट करता है। कौन, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक। ठीक है, इसलिए इसे सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक। अब तीसरा जो हम लोग पढ़े थे स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, ये वे बैंक है जो सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक को फाइनेंस प्रोवाइड करता है। हम लोगों ने कहा था कि ये क्या करता है, फाइनेंस प्रोवाइड करता है, किसको, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक को फाइनेंस प्रोवाइड करता है। ठीक है, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक को फाइनेंस देता है, फिर सेंट्रल कोऑपरेटिव किसको दे देता है, प्राइमरी को देता है, और प्राइमरी किसको दे देता है, लोगों तक पहुंचाता है। ठीक है, इसलिए इसे कोऑपरेटिव स्टेट कोऑपरेटिव बैंक कहते हैं। आज हम लोगों ने इन तीनों बैंक और इसके पूरे टाइप्स के बारे में पूरा विस्तार में स्टडी मैंने करवाया। मैंने आप लोगों को अपना नोट्स दिया और अच्छे से एक्सप्लेनेशन की। अगर मुझसे कोई भी गलती हुई हो तो सॉरी, लेकिन अगर आप लोगों के लिए अगर हेल्पफुल होगा तो मेरे लिए अच्छी बात होगी। ठीक है, प्लीज़ आप लोग मेरा वीडियो देखिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल, और लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और अगर आप लोगों को ऐसे ही और भी बहुत सारे वीडियोस चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बताइए, और इसके बाद जो बचा है इसके बाद मैं और आगे नेक्स्ट क्लास ज़रूर लूँगी, नेक्स्ट और वीडियो बनाऊँगी और अपलोड करूँगी।